मैं यहाँ तुमसे ये बेकार के असाइनमेंट्स बनवाने नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना था। यू नो, जिसमें सिर्फ मैं और तुम हो, हमारी मोहब्बत हो और बस प्यार भरी बातें हों और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो जाएं। वो कुछ यूं बेसुध सी हो गई थी कि अपने आसपास से बेखबर हो गई थी। बस उसे खबर थी तो ये कि तन्हाई में दो जवां दिल अकेले थे। तन्हाई थी, महबूब पास था और वो महबूब की बाहों में सिमट जाना चाहती थी। वो ऐसी ही थी, जज्बाती सी, जो दिल में आता कर जाती थी और अब भी वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और अगले ही पल उसने सामने बैठे उस खूबसूरत और हैंडसम शख्स की दूरियों को और कम करते हुए उसके करीब आ गई थी। अपना हाथ उसके कंधे पर रख चुकी थी और अपने हाथ की उंगलियों को हल्का सा उसके कंधे पर पुश कर दिया। धीरे से वो थोड़ा सा और भी करीब हुई थी, इतना कि सामने बैठा वो लड़का एक पल को सिहर गया था। उसे अपने चेहरे पर काजल की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। उसके बदन से उठती मदहोश कर देने वाली परफ्यूम की खुशबू में हर्षित के जज्बात भी बहकने के लिए तैयार थे। लेकिन वो एक सीधा साधा टाइप का लड़का था। वो बुरी तरह घबराया था काजल के इस तरह करीब आने से। उसे अपने अंदर उमड़ते जज्बातों से डर भी लग रहा था। अगर उसने काजल के जज्बातों को हवा दी तो उसके जज्बात भी बहकने में देर नहीं लगेंगी। ये सोचते ही हर्षित के चेहरे पर हल्का सा पसीना आ गया था। उस वक्त दोनों हर्षित के फ्लैट में थे, उनके अलावा वहाँ कोई और नहीं था और इसी तन्हाई के माहौल से हर्षित डरा हुआ था। लेकिन इस तन्हाई भरे माहौल में काजल रोमांटिक हो रही थी। स्लीवलेस ब्लू टॉप और जीन्स पहने, बालों को कंधे पर फैलाए काजल बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभी काजल की उम्र इतनी नहीं थी कि वो अच्छे बुरे का फर्क महसूस कर पाती। अभी उसकी उम्र जज्बातों से भरी हुई थी। नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। 19 साल की काजल अपने बॉयफ्रेंड हर्षित के करीब आने के लिए पूरी तरह मचलने लगी थी। हर्षित और काजल में दोस्ती तो लगभग 1 साल पुरानी थी, लेकिन हर्षित हमेशा उससे एक दूरी बनाकर ही मिलता था। वो काजल से सच्ची मोहब्बत करता था और अपनी मोहब्बत को हमेशा इज्जत की नज़र से देखता था। उसका इरादा था पढ़ाई पूरी होते ही वो काजल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा और तब तक के लिए उसने अपने कदमों को बड़ी ही मजबूती से संभाले रखा था। कभी कभी काजल उसके बेहद करीब आ जाती थी कि हर्षित का दिल बहकने लगता, लेकिन वो जल्दी ही खुद पर कंट्रोल पाता था और काजल को भी समझा देता। काजल पूरा सा मुंह बनाकर पीछे हट जाती। उसका जी चाहता वो हर्षित के गले लगे, हर्षित उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करे और वो शर्माते हुए पहले तो हर्षित को मना करे और फिर खुद ही उसकी बाहों में सिमट जाए। लेकिन उसके ये सारे सपने धरे के धरे रह जाते जब हर्षित उसे मना करते हुए पीछे कर देता और उसे समझाता, काजल ये बातें अच्छी नहीं हैं। शादी से पहले इस तरह एक दूसरे के करीब आना तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठा सकता है और मैं नहीं चाहता कोई मेरी मोहब्बत के ऊपर उंगली उठाए। मैं पूरी इज्जत और पूरे सम्मान के साथ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा और फिर अपने सारे अरमान पूरे करती रहना। कभी कभी काजल उसे अनरोमांटिक बोल देती तो हर्षित हल्के से मुस्कुरा देता। वो अनरोमांटिक नहीं था, उसके भी जज्बात थे, उसका भी मन मचलता था काजल के करीब होने के लिए। लेकिन उसने अपने सारे जज्बातों को सिर्फ शादी के बाद के लिए उठाकर रखा था। उसने सोच लिया था शादी के बाद वो काजल को इस कदर मोहब्बत देगा कि वो उसकी मोहब्बत में पोर पोर डूब जाएगी। आज भी जैसे ही यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई उसने जिद करके कहा था कि मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे, क्या तुम समझा दोगे? और वो तो हमेशा से ही मासूम काजल के इरादों को भांप न सका कि काजल उसके साथ पढ़ाई करना नहीं चाहती बल्कि उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है। वो काजल की बात मानते हुए उसे लेकर अपने फ्लैट में आ गया था। अभी भी वो उसे अपने सामने नोट्स खोलकर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन काजल तो बस उसमें खोती जा रही थी। कभी उसकी गर्दन पर उंगलियां फिराने लगती तो कभी उसके बालों में हाथ। बड़ी मुश्किल से हर्षित खुद पर काबू करके बैठा हुआ था। 1-2 बार उसने काजल को डांटा भी था। काजल, चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें पढ़ाने के बाद मैंने खुद भी कल टेस्ट की तैयारी करनी है। कहाँ फंस गई, बहुत ही बोर हो तुम। काजल मुंह बनाती हुई पीछे सरक कर बैठी थी और बुरी बुरी शक्लें बनाती हुई पढ़ाई करने लगी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप करता। उसे काजल से मोहब्बत थी, लेकिन काजल जितनी उसकी दीवानी थी उसे देखकर वो अक्सर हैरान हो जाता। कभी कभी वो कहता, काजल तुम्हारी इस दीवानगी से मुझे डर लगता है, और काजल हंसकर कहती, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसी ही दीवानी रहूंगी।
तुम सिर्फ मेरे हो हर्षित। मेरे अलावा तुम्हारी तरफ कोई नज़र भी डाले तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगी। और हर्षित जोर से हंस पड़ता। वो पूरे ध्यान से उसे सवाल समझा रहा था, लेकिन काजल से अब और ज़्यादा बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। हर्षित के लाख समझाने और डांटने के बावजूद भी वो उसके और भी ज़्यादा करीब आ रही थी। बार बार हर्षित का ध्यान भटक रहा था। अगले ही पल काजल मदहोश होकर अपने होंठ हर्षित के होंठों पर रखने ही वाली थी कि हर्षित ने उसका हाथ पकड़ा और काजल के होंठों पर रख दिया। काजल, ये क्या कर रही हो? कल पेपर है, समझ आया? लास्ट टाइम भी कितनी मुश्किल से पास हुई थी तुम्हें याद है ना? क्या इस बार भी सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लेने हैं? देखो, यूनिवर्सिटी में सब तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं कि हर्षित ने गर्लफ्रेंड भी बनाई तो वो लड़की जो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे। चलो शाबाश, पढ़ाई पर ध्यान दो। रही बात इस रोमांस की तो थोड़ा कंट्रोल करो खुद पर। पेपर्स ख़त्म हो जाए तो मैं खुद तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा। पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा, समझी? जी नहीं, लॉन्ग ड्राइव से मेरा मन नहीं भरेगा, मुझे ये भी चाहिए। उसने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए मदहोश निगाहों से हर्षित को देखा था और हर्षित एक पल के लिए हड़बड़ा सा गया। पता नहीं कैसे लड़के हो तुम, वरना आजकल के लड़के तो अपनी गर्लफ्रेंड के मना करने के बावजूद भी कितना ज़्यादा रोमांटिक रहते हैं, और एक तुम हो कि मुझे कह कहकर तुम्हें मनाना पड़ता है। हमारी दोस्ती को पूरा 1 साल हो चुका है और तुमने मुझे एक किस भी नहीं किया। उसकी ये बेशर्मी भरी बातें सुनकर हर्षित को अब गुस्सा आने लगा था। शट अप, जस्ट शट अप। तुम मुझे इस टाइप का समझती हो? मैंने टाइम पास करने के लिए तुमसे दोस्ती नहीं की है। मुझे पता है तुम मेरी हो। आज नहीं तो कल हम एक दूसरे के होंगे और एक जायज़ तरीके से हर वो काम करेंगे जो तुम करना चाहती हो। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सब करना मुझे छिचोरापन लगता है। अब ये सारी बेकार की बातें दिमाग से निकालो और पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी। वो तो बस किसी भी तरह हर्षित को हासिल करना चाहती थी। जानबूझकर किताब बंद करके उसने टेबल पर रख दी और उसके और भी करीब हो गई। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना, मुझे सब कुछ आता है, मुझे बस आपके साथ वक्त बिताना है। कहते कहते इस बार उसने अपने होंठ हर्षित की गर्दन पर रख दिए थे और काजल के नरम होठों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस होते ही हर्षित के तन बदन में एक बिजली सी चमक उठी थी। सांसें गहरी हुई थीं, दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। आखिर को वो भी एक जवान मर्द था। कब तक खुद को उस आग जैसी लड़की से बचाकर रख सकता था? काजल धीरे धीरे अपने होठों से उसे छूने लगी थी और हर्षित भी मदहोश होकर अपना हाथ उसकी कमर पर रख चुका था। न चाहते हुए भी हर्षित ने अपने होंठ काजल के होठों के करीब किए थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगी थीं। 1 इंच का फासला था दोनों के होठों के बीच, लेकिन दोनों के वजूद आपस में जुड़े हुए थे और अगले ही पल हर्षित ने अपने होठों से उसके नरम होठों को छू लिया था। हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था जब वो दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दोनों का रोमांस अपनी सारी हदें पार कर जाता कि तभी अचानक फ़ोन बज उठा। दोनों एक दूसरे से चौंक कर अलग हो गए थे। ये फ़ोन काजल का था। स्क्रीन पर माँ के नाम से नंबर चमक रहा था। काजल के माथे पर तुरंत गुस्से के मारे कुछ लाइनें उभर आईं। उफ, एक तो मामा भी ना हमेशा तभी फ़ोन करती हैं जब मैं बहुत कुछ ज़रूरी करने वाली होती हूँ। कितनी मुश्किल से तो वो हर्षित के बाहों तक पहुँची थी। हर्षित के प्यार की बारिश में भीगने ही वाली थी कि फ़ोन की रिंगटोन ने उसका मूड ख़राब कर दिया था और अब वो गुस्से से बुरी तरह बड़बड़ा रही थी। उसे ये गुस्से में देख हर्षित बोल पड़ा, हो सकता है आंटी को कोई ज़रूरी बात करनी हो तो बात कर लो, कोई बात नहीं। वैसे भी जो कुछ हम करने वाले थे हमें नहीं करना चाहिए, ये गलत है। हर्षित ने खुद को संभालते हुए उससे थोड़ी सी दूरी बनाई थी। उसे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे काजल के साथ इन कमज़ोर पलों में बहकने लगा था। एक बार फ़ोन काटने के बाद फिर से फ़ोन बजा तो उसने झुंझलाते हुए फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ बुरी तरह रो रही थी। रोने की वजह से उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ मामा, सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हैं? उसे यूँ परेशान देखकर हर्षित भी चिंता में पड़ गया था। दूसरी ओर से उसकी माँ कह रही थी, बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। पहले माँ को रोते देख काजल के माथे पर परेशानी और डर के मारे बल पड़े थे, लेकिन बहन का नाम सुनते ही उसकी तनकर खड़ी नसें एकदम ढीली पड़ गई थीं। बल्कि अपनी बहन का नाम सुनकर अब उसके चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट दिखाई देने लगी थी। वो झुंझलाते हुए बोली, ये कौन सी नई बात है मम्मा?
हर दूसरे दिन तो वो कुछ उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब कर ही लेती है। अब क्या इतनी सी बात पर भी मैं घर आ जाऊं? मैं इस वक्त ग्रुप स्टडी में व्यस्त हूं, बाद में आ जाऊंगी। और आप भी ना जरा जरा सी बात पर यूं रोने लग जाती हैं। आपको पता है आपके रोने से मैं कितना डर गई थी? उस पागल के लिए रोने की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसकी माँ कहने लगी, काजल बहन है तुम्हारी, उसे इस तरह पागल मत बोलो, मेरे दिल को बुरा लगता है। आखिर को वो भी मेरी बेटी है। और इस बार उसने कुछ उल्टा सीधा खाकर अपनी तबीयत खराब नहीं की है, बल्कि वो छत से गिर गई है। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। जल्दी घर आओ, तुम्हारे पापा भी दूसरे शहर में हैं। उसकी माँ रोते हुए बता रही थी तो वो बेमन से बोली, अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। फिर हर्षित से कहने लगी, एक तो मुझे समझ नहीं आती ये लड़की आखिर चाहती क्या है। बेकार ही हमारे गले पड़ चुकी है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता, लेकिन पता नहीं भगवान इन लोगों को ज़िंदगी देते ही क्यों हैं। इसकी वजह से मैं बता रही हूँ, कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं की है। जब भी खुशी के पल होते हैं ये जाकर सत्यानाश कर देती है। अब भी देखो, मैं कितने अच्छे मूड में थी और इस पागल ने आकर सब कुछ ख़राब कर दिया। अब जाकर उस पागल को अस्पताल भी लेकर जाना होगा। उसके फ़ोन पर हुई बात सुनकर हर्षित थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि फ़ोन का स्पीकर ऑन था और वो सब कुछ सुन चुका था कि उसकी बड़ी बहन छत से गिरकर खुद को बुरी तरह जख्मी कर चुकी है। वो हमेशा का साफ दिल और दूसरों की परवाह करने वाला इंसान था। इस वक्त वो काजल की बड़ी बहन के लिए बुरी तरह परेशान हुआ था। उसे कभी भी काजल की ये बात पसंद नहीं आई थी। आज आज तक उसने अपनी बड़ी बहन को कभी भी इज्जत से नहीं पुकारा था, बल्कि हर बार बहन का नाम आते ही उसके माथे पर वही गुस्से वाले बल आ जाते। हमेशा उसे पागल कहकर बुलाती। इसकी वजह यह थी कि काजल की बड़ी बहन नीना का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वो आम लोगों जैसी नहीं थी, बल्कि बच्चों जैसी हरकतें करती थी और कभी कभी तो ऐसा दौरा पड़ता कि चीखने चिल्लाने लगती थी। ये सारी बातें काजल ने ही हर्षित को बताई थी। अब भी हर्षित काजल का गुस्सा जैसे तैसे ठंडा कराता हुआ उसे घर लेकर आया था। हर्षित उसे उसके घर के सामने ड्रॉप करके जा चुका था और जैसे ही काजल घर के अंदर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर तुरंत गुस्से के मारे चिल्ला उठी, आखिर मसला क्या है? छत पर क्या करने गई थी तुम? जब पता है कि गिरकर कोई चोट लगवा लोगी तो क्यों इस तरह की हरकतें करती हो? वो नीना का बाजू पकड़कर चिल्लाई थी। तुरंत निर्मला जी कहने लगी, तमीज से बात करो, बड़ी बहन है तुम्हारी, ये मत भूलो तुम्हारा रिश्ता क्या है। 3 साल छोटी हो तुम नीना से। मगर काजल को तो बेवजह ही नीना से चिढ़ थी। बुरा सा मुंह बनाते हुए उसने नीना का हाथ छोड़ दिया, जबकि डरी सहमी नीना अपनी माँ के सीने में दुबक गई थी। वो अपनी माँ के साथ नीना को लेकर अस्पताल गई। कुछ देर पहले फुटबॉल के साथ नीना छत पर खेल रही थी, जब खेलते हुए उसका पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे आकर गिरी थी। सिर में गहरी चोट लग चुकी थी। डॉक्टर ने 3 टाँके लगाए और एक नज़र भरकर नीना को देखा। डॉक्टर आदित्य की आंखों में नीना की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर एक अजीब सी चमक उभरी थी। वो बड़ी ही गहरी नज़रों से नीना को सर से लेकर पांव तक देख रहा था और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अभी इनकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। इनका मानसिक संतुलन पहले भी थोड़ा ख़राब है और ऊपर से इनके सर पर गहरी चोट भी लगी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप आज की रात यहीं अस्पताल में ही रुक जाएं। मैं रात को इन्हें कुछ दवा वगैरह दूंगा तो ये जल्दी ही रिकवर करेंगी। और निर्मला जी ने हामी भर ली और वहीं अपनी बेटी के पास बैठ गई थीं। लेकिन काजल ने अपनी कनपटी खुजाते हुए कहा, ममा मैं बहुत थक गई हूँ और कल मेरा पेपर भी है। आपको यहाँ रुकना है तो रुकें, लेकिन मैं वापस घर जा रही हूँ। निर्मला जी ने उसकी बात सुनकर उसे घर जाने को कह दिया और वैसे भी वो काजल की नेचर को अच्छी तरह जानती थी। वो उसके रोकने के लिए कहती तब भी वो न रुकती। काजल एक बेजार सी नज़र अपनी माँ और बहन पर डालती हुई कमरे से बाहर चली गई। निर्मला जी ने अफसोस से काजल को जाते हुए देखा। पता नहीं उनकी परवरिश में कहाँ पर कमी रह गई थी जो काजल ऐसी हो गई थी। न उसे किसी की एहसास की परवाह थी और ना ही किसी के दुख की। उसे बस अपने आप से मतलब था, अपनी खुशियों से मतलब था। और फिर एक गहरी सांस छोड़कर वो अपनी बेटी नीना की ओर देखने लगी। सामने खड़ा 30 साल का वो नौजवान डॉक्टर जिन ललचाई नज़रों से नीना को देख रहा था। निर्मला जी एकदम बेजान सी हो गई थी। वो बस रोते हुए अपने आंसू पोंछती जा रही थी। वो डॉक्टर अत्यंत गिरे हुए किरदार का था, हसीन लड़कियों पर अपनी जान देता था और इस वक्त शायद ही उसने खुद से पहले इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी जितनी की नीना थी, जो इस वक्त बेहोशी की हालत में उसके सामने मौजूद थी।
बेशक नीना का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, बच्चों जैसी हरकतें करती थी, लेकिन वो अपने वजूद से एक भरपूर नौजवान लड़की थी। दूध जैसी सफ़ेद रंगत और उस पर वो घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उन बड़ी बड़ी आंखों पर गिरी हुई घनी काली पलकों की झालर। अगर नीना और काजल के हुस्न का मुकाबला किया जाता तो काजल दूर दूर तक नीना से मेल नहीं खाती थी। वो डॉक्टर इससे पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था, लेकिन ये बात निर्मला जी को मालूम नहीं थी। अगर मालूम होती तो वो कभी भी अपनी बेटी को इस अस्पताल में न रखती। डॉक्टर के कहने पर वो डर गई थी और फिर उनके पति भी घर पर नहीं थे। अगर रात में उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करती? यही सोचते हुए उन्होंने अस्पताल में ही रात गुजारने का सोचा था। जैसे ही रात हुई तो अचानक बेहोशी की हालत में ही नीना का सांस फूलने लगा। निर्मला जो पास ही बैठी उसके लिए गिलास में जूस निकाल रही थी, तुरंत घबराकर बाहर निकली। डॉक्टर आदित्य बाहर ही खड़ा था, शायद अंदर जाने के लिए मौका तलाश कर रहा था। तुरंत कहने लगा कि आपको बाहर जाना होगा, मैं मरीज का चेकअप करता हूँ। ये कहकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर बैठी निर्मला जी घबरा सी गईं कि न जाने अचानक उसकी बेटी को क्या हो गया था। कुछ देर बाद अंदर से नीना के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। ममा मुझे बचाओ, ये डॉक्टर मेरे साथ, ममा ममा प्लीज़, नहीं छोड़ दो मुझे। और उसके बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। निर्मला जी कमरे के बाहर ही खड़ी थीं। पहले तो उन्हें लगा शायद डॉक्टर चेकअप कर रहा होगा, और नीना तो है ही बचपने से भरी हुई, ज़रूर वो डॉक्टर को चेकअप करने से मना कर रही होगी। लेकिन जिस तरह उनकी बेटी घबराई हुई थी, निर्मला जी को अगले ही पल कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। उनका दिल बुरी तरह घबरा उठा। उन्होंने अगले ही पल एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सामने जिस हालत में निर्मला जी ने अपनी बेटी और डॉक्टर को देखा, उनके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। आगे बढ़कर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ डॉक्टर के मुंह पर मारा। ये एक छोटा सा अस्पताल था और इस डॉक्टर का अपना ही था। गुस्से में वो उसे वहाँ पड़े हुए उपकरणों से मारने लगी, साथ ही साथ बुरी तरह चीखती चिल्लाती जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? डॉक्टर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आंखों में खून जाने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यही सही मौका था जब निर्मला जी अपनी बेटी को लेकर फौरन अस्पताल से निकल आईं। दोनों अस्पताल से बाहर भाग रहे थे। रात के लगभग 12:45 का वक्त था। दौड़ते हुए नीना बार बार कह रही थी, माँ वो डॉक्टर बहुत बुरा है, पता नहीं वो मुझे क्यों ये कह रहा था कि अपने कपड़े। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कैंची उठाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें। कहते कहते नीना बुरी तरह रोने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगाकर चुप करवा दिया। न जाने कैसे कैसे भेड़िए किस किस शक्ल में मौजूद थे। एक शांत जगह पर बैठकर वो काफ़ी देर तक नीना को तसल्ली देती रहीं और फिर उसके शांत करने की कोशिश करती रहीं। और जब निर्मला जी को लगा अब थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी है तो वो उसे लेकर आगे की ओर बढ़ने लगी। अभी वो आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक तरफ से गाड़ी चलती हुई उनके करीब आकर रुकी। गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो निर्मला जी घबरा चुकी थीं। दिल ही दिल में सोचने लगी, न जाने अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। जवान जहान बेटी को लिए आखिर वो इस वक्त घर कैसे पहुंचेंगी। गाड़ी पास रुकते ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। गाड़ी में हर्षित ही बैठा था, जो कि अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने के बाद अब घर की ओर जा रहा था। उसने इससे पहले काजल के माँ बाप को नहीं देखा था और ना ही कभी नीना से मिला था। रात के इस वक्त सुनसान रोड पर दो औरतों को तन्हा चलते देखा तो वो थोड़ा सा चौंक उठा था। दोनों के हुलिये से वो कोई शरीफ औरतें ही लग रही थीं, बल्कि घबराई हुई भी लग रही थीं। इंसानियत के नाते उन्हें देखकर कहने लगा, आंटी कोई परेशानी है आपको? आपको कहीं जाना है तो मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पहली नज़र में ही हर्षित को देखकर निर्मला को यकीन हो चुका था कि ये बुरा इंसान नहीं है, इसलिए वो तुरंत उसके साथ गाड़ी में बैठ गईं। पहली ही नज़र में जब हर्षित ने नीना को देखा तो एक पल को आंखें झपकाना भूल चुका था, क्योंकि वो बेहद हसीन लड़की थी। खूबसूरती तो हर्षित ने काफ़ी देखी थी, लेकिन ऐसी खूबसूरती उसकी नज़रों के सामने आज तक नहीं गुजरी थी, क्योंकि नीना के चेहरे पर खूबसूरती के साथ साथ मासूमियत भी थी, जो उसे और भी हसीन और सबसे अलग बना रही थी। गाड़ी नीना के घर के सामने जाकर रुकी, मगर घर को देखकर हर्षित बुरी तरह हैरान हुआ था। यानी कि ये काजल की माँ और उसकी बड़ी बहन नीना थी, जिसे काजल हमेशा पागल कहकर बुलाती थी। उसने अब गौर से नीना को देखा था। एक नज़र देखकर वो पहचान ही नहीं पाया था कि ये लड़की पागल भी हो सकती है, और जब गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ
कि हाँ, उसका दिमागी संतुलन शायद ठीक नहीं था, क्योंकि कभी वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों पर लपेट रही थी तो कभी अजीब अजीब तरीके के मुंह बना रही थी। हर्षित को अब बहुत अफसोस हुआ था। कितनी प्यारी और मासूम सी लड़की थी और भगवान ने उसके साथ ये क्या नाइंसाफ़ी की थी। हर्षित उन्हें बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ गेट तक छोड़कर चला गया था। निर्मला जी बहुत खुश हुई थी। आज के ज़माने में जहाँ डॉक्टर आदित्य जैसे भेड़िए बचते हैं तो हर्षित जैसे अच्छे इंसान भी मिलते हैं। उन्होंने दिल से हर्षित को आशीर्वाद दिया था। पेपर शुरू हो चुके थे। हर्षित ने अपनी इस मुलाकात के बारे में काजल को बताया था, जो कि जाना अनजाना एक इत्तेफाक था। काजल भी खुश थी कि यह भी अच्छा हुआ, क्योंकि इस तरह तो मेरा रास्ता साफ हो गया। मम्मी तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने पापा को भी तुम्हारे बारे में बताया था। मेरे माँ बाप बार बार तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे थे, जिसने आधी रात को उन्हें घर तक छोड़ा। तुम्हारे नंबर तो मेरी माँ की नज़र में और भी बढ़ चुके हैं। जब हमारे पेपर्स ख़त्म होंगे तब तक मेरे पापा भी दूसरे शहर से वापस आ जाएंगे और फिर तुम रिश्ता लेकर मेरे घर चले आना। कहते कहते काजल ने अपनी बाहें हर्षित के गले में डाल दी थीं और हर्षित हल्का सा मुस्कुरा दिया था। वो भी जल्द से जल्द काजल से शादी करके उसे अपने घर लाना चाहता था और फिर यूं ही वक्त गुजरने लगा। वो आखिरी पेपर था जब काजल ने अपने सामने नोट्स खोले बैठकर वीडियो कॉल पर हर्षित सवाल जवाब को समझ रही थी, जब वहाँ नीना चली आई। जैसे ही उसने नोट्स को देखा तो कहने लगी, काजल अपनी ये किताब मुझे भी पढ़ने दो, मैं भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनूंगी। उसने अभी किताबों की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि काजल ने उसके हाथ से नोट्स छीन लिए और जिसकी वजह से नोट्स फट चुके थे। अगले ही पल काजल आग बबूला हो चुकी थी। गुस्से से कहने लगी, पागल, अब क्या तुम्हारा पागलपन इतना बढ़ चुका है कि तुम मेरी नोट्स भी फाड़ने लगी हो? दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। आइंदा के बाद मेरे कमरे में दाखिल मत होना, पागल। लगता है सीढ़ियों से गिरने के बाद तुम्हारा दिमाग पहले से भी ज़्यादा सठिया चुका है। उसे यूं गुस्से में देखकर हर्षित ने अपना सिर पकड़ लिया। कहने लगा, काजल तुम अपनी बड़ी बहन से किस अंदाज में बात कर रही हो? उल्टा तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। इस कंडीशन में तो उसे तुम लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तुम उससे प्यार से बात करोगी तो वो धीरे धीरे संभल जाएगी और हो सकता है उसकी याददाश्त भी ठीक हो जाए। लेकिन काजल तो हर्षित की कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो तो गुस्से के मारे बल खा रही थी। नीना जब भी उसके सामने आती तो उसे बेवजह उस पर गुस्सा आने लगता था। शायद एक वजह यह भी थी कि नीना उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। भले वो पागल थी, लेकिन जब भी नीना उसके सामने आती काजल को अपना आप कमतर लगने लगता था और इसी जलन में वो नीना से नफरत करती रहती थी। अगले ही पल काजल ने मोबाइल बेड पर रखकर नीना के बालों को पकड़कर उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। हर्ष को इस रवैये की उससे उम्मीद नहीं थी। वो वीडियो कॉल से ही काजल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काजल हर्षित की कोई भी बात नहीं सुन रही थी। और फिर थक हार कर हर्षित ने खुद ही चुप हो गया और फ़ोन काट दिया। नीना के लिए उसके दिल में हमदर्दी भर चुकी थी। बार बार उसके सामने वो रोता हुआ चेहरा आ रहा था। जब सकते की हालत में आकर नीना कह रही थी, काजल मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद नोट्स मुझसे छीने, मैं तो बस पढ़ना चाहती थी। वो आंसू भरी निगाहें हर्षित को अपने अंदर तक उतरती महसूस हो रही थीं। काजल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मासूम सी है बेचारी नीना, और वो उसके साथ इतना जुल्म करती है। मैं समझाऊंगा काजल को कि वो नीना के साथ प्यार से पेश आए, वो मेरी बात ज़रूर मानेगी। हर्षित ने अपने मन में सोचा और फिर सोने की तैयारी करने लगा। कुछ दिन बाद ही आकाश अंकल भी शहर से वापस आ चुके थे। हमेशा की तरह अब भी वो आते ही अपनी बीवी और बच्चों के लिए तोहफे जरूर लेकर आए थे। उनकी पसंद के खाने का इंतजाम निर्मला जी ने पहले ही कर दिया था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए तो दोनों लड़कियां नीना और काजल आकर उनके सीने से लग गईं। उन्होंने दोनों बच्चियों को प्यार किया और काजल तो उनके लाए बैग से गिफ्ट्स खोल खोल कर देखने लगी। दोनों बेटियों के लिए आकाश साहब ने बराबर के तोहफे लाए थे, मगर जो चीज़ नीना के लिए आई थी, अपनी चीज़ों को छोड़कर काजल वही पसंद की जा रही थी। नीना तो बस बच्चों वाली चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ देखकर ही खुश हो गई थी। रेड कलर शुरू से ही नीना का फेवरेट था। रेड कलर का एक खूबसूरत सा फ्रॉक जब उसने देखा तो फ़ौरन उस पर हाथ रख दिया। पापा, ये ड्रेस आप मेरे लिए लाए हैं ना? मैं इसे पहनकर बिल्कुल शहजादी जैसी लगूंगी। नीना की सारी चीज़ें तो वैसे ही काजल हड़प चुकी थी, लेकिन जब अपने आई हुई ड्रेस पर उसका हाथ देखा तो फ़ौरन छीन लिया। हरगिज नहीं, ये पापा मेरे लिए लाए हैं, समझ में आया, और ये मैं ही लूँगी। वो सारी चीज़ें समेट कर अंदर जा चुकी थी और माँ बाप ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। नीना चुपचाप एक गहरी सांस छोड़कर मुंह बनाकर रह गई।
और पापा की लाई हुई चॉकलेट्स खाने लगी। उसी रात काजल ने अपने माँ बाप से बात की। पापा, यूनिवर्सिटी में एक लड़के को मैं पसंद करती हूँ। एक्चुअली ये वही लड़का है जिसने उस रात मम्मी को घर पहुँचाया था। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार उससे मिलें। उम्मीद है आपको वो पसंद आएगा। मैं और हर्षित शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर उसके माँ बाप ने कोई ख़ास एतराज़ नहीं किया था। वैसे भी ये काजल की नेचर को अच्छी तरह जानते थे। अगर वो मना भी करती तो वो जिद पर आ जाती, और इस बात में भी कोई शक नहीं था कि जिद में आकर वो गलत कदम भी उठा सकती थी। इसलिए उन्होंने लड़के से मिलना ही बेहतर समझा। उन्होंने हर्षित की फैमिली को अपने घर लंच पर बुलाया। वो दिन काजल के लिए बहुत अहम दिन था। वो पूरी तरह सजी हुई थी। पूरी तरह मेकअप करने के बाद जब उसने खुद को आईने में देखा तो हल्के से मुस्कुरा दी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और तभी कमरे में दाखिल होती आम से हुलिये में नीना को देखा। ढीली ढाली टी शर्ट और पुराना सा ट्राउजर पहने भी नीना चौधरी का चांद लग रही थी। शायद कुछ देर पहले चॉकलेट्स खाई थी जो अब भी उसके गालों और होठों पर लगी हुई थी। उसका दूधिया रंग तो जैसे छूने से ही मैला हो जाता था, लेकिन इस मैले रूप में भी वो दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। और काजल उसे देखकर अंदर ही अंदर जल भुन चुकी थी, क्योंकि वो नीना के मुकाबले में थोड़ी सांवली रंगत की थी। वो सादगी में रहकर भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अगले पल काजल उसे डांट कर कहने लगी, मेहमानों के सामने कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहीं कमरे में बैठी रहना, समझी, वरना तुम्हारी चोटी काट दूंगी। उसने नीना के लंबे बालों की तरफ इशारा करके कहा। नीना फौरन अपने बालों को हाथ में लेकर बोली, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगी, मैं अंदर ही रहूँगी, लेकिन मेरी चोटी मत काटना। सब लोग कहते हैं मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं और मुझे भी अपनी लंबी चोटी बहुत पसंद है। वो मासूम सी शक्ल बनाकर अपनी चोटी अपने हाथों में कसकर पकड़ चुकी थी। गवार कहीं की, लंबी चोटी आजकल कौन रखता है। उसने अपने कटे हुए बालों में एक अदा से हेयर ब्रश घुमाया था और अपना गुस्सा बड़बड़ाते हुए निकालने लगी। हालांकि दिल ही दिल में वो भी नीना की लंबी चोटी से चिढ़ती थी। लाख जतन करने के बावजूद भी उसके बाल लंबे और घने नहीं हुए थे, तो उसने अपने बाल शोल्डर कट कर लिए थे। कुछ देर बाद हर्षित अपनी फैमिली के साथ आ चुका था। सभी एक साथ बैठे अपनी फैमिलीज का परिचय करवा रहे थे और दरवाजे की ओट में छुपकर खड़ी नीना उन्हें देख रही थी। उसका भी मन कर रहा था वो बाहर आकर सबके बीच में बैठे, लेकिन उसे काजल की धमकी याद आ जाती और अपना दिल महसूस कर रह जाती। लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर दरवाजे की ओर से चुपके चुपके बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसका भी हर्षित के साथ बैठने और बातें करने का दिल कर रहा था। उस रात जब हर्षित ने नीना और निर्मला जी की मदद की थी, नीना को हर्षित बहुत अच्छा लगा था। कितनी ही बार हर्षित की नज़र नीना पर पड़ी, जो बार बार झांककर बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में उतरती चमक को देखकर वो फौरन भाप गया था कि वो बाहर आने के लिए उसका मन कर रहा है। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। पता नहीं क्यों जब भी वो नीना की मासूम सी सूरत देखता, उसके दिल में उसके लिए ढेर सारा अपनापन भर जाता था। तभी वो मुस्कुराकर कहने लगा, आंटी, आपने अपनी बड़ी बेटी को तो बुलाया ही नहीं, उससे भी तो मेरे मम्मी पापा को मिलवाइए। इस पर काजल के माथे पर फौरन बल पड़ गए। उसने घूरती हुई नज़र से हर्षित को देखा और आंखों ही आंखों में उसे मना करने लगी। काजल के हाव भाव से उसके माँ बाप भी समझ चुके थे, इसलिए वो बात को इग्नोर कर गए। लेकिन हर्षित ने काजल के इशारों को इग्नोर किया और उठकर उस कमरे की ओर जाने लगा जहाँ नीना खड़ी थी। जैसे ही उसने हर्षित को कमरे में देखा तो अगले पल घबराकर उसने अपने गले में पड़े स्कार्फ से अपना चेहरा छुपा लिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे शर्म आ रही है। हर्षित उसके शर्माने पर एकदम जोर से हंस पड़ा। तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे मैं तुम्हारा ही रिश्ता लेकर आया हूँ। इस बार नैना ने जल्दी से अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया था और फिर बड़ी बड़ी आंखों से हर्षित को देखने लगी और फिर खुद भी जोर से हंस पड़ी। मेरा रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। मम्मी कहती हैं जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो वो मेरी भी शादी करेंगी। अभी तो काजल बड़ी हो गई है तो मम्मी उसकी शादी कर रही हैं और आप उसी का रिश्ता लेकर आए हैं। वो बड़ी ही मासूमियत से बोली थी और हर्षित को उसकी मासूमियत पर ढेर सारा प्यार आया था। साथ ही उसके दिल में अफसोस भी भर गया। पता नहीं काजल इतनी मासूम सी लड़की के साथ इतना सख्त व्यवहार कैसे रख पाती है। हर्षित मुस्कुराकर आगे बढ़ा और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जब आप बड़ी हो जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता आए, बहुत अच्छा लड़का आपकी ज़िंदगी में आए और आपको ढेर सारी खुशियां दे।
हर्षित ने सच्चे दिल से उसके लिए प्रार्थना की थी और अपनी बात लबों पर भी ले आया था, जिसे सुनकर नीना बुरी तरह शर्मा गई थी। आइए, मेरे मम्मी पापा से मिलिए, आखिर आप भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। उसका हाथ पकड़कर जब वो बाहर लाया तो काजल अंदर तक जल भुन चुकी थी। नीना को देखते ही हर्षित के माँ बाप के चेहरे के हाव भाव बदले थे। ऐसा बेदाग हुस्न, ऐसी मासूमियत, वो एक पल में ही मंत्र मुग्ध हो गए थे। ये बात उसे और भी अंदर से जला गई थी कि उसके होने वाले सास ससुर ने इतनी मोहब्बत और अपनापन उसे नहीं दिखाया था जितना नीना को दिखा रहे थे। उसके होने वाले सास ससुर ने नीना को अपने बीच बिठा लिया और उससे बात करने लगे। बेटा क्या करती हो? वो अगले ही पल मुस्कुराकर कहने लगी, सारा दिन घर में खेलती फिरती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझसे घर में बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं तो मम्मी डांटती हैं और फिर मैं चुपचाप मोबाइल उठाती हूँ और फिर गेम्स खेलती हूँ। नीना के इस बच्चों जैसे अंदाज पर वो थोड़े हैरान हुए थे। फिर कहने लगे, अच्छा इसके अलावा पढ़ती हो? क्या कर रही हो? तो अगले पल कहने लगी, मैंने पूरी 8 क्लासेस पढ़ी हैं, फिर मम्मी ने मुझे स्कूल से हटा दिया। वो जिस अंदाज में बोल रही थी उन्हें कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और हर्षित के माँ बाप को नीना के लिए बहुत अफसोस हुआ था। दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे और फिर काजल और हर्षित एक दूसरे को पसंद करते थे और इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी भी थे। तो दोनों परिवारों ने खुले दिल से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हर्षित और काजल की सगाई तय कर दी गई। अगले हफ्ते इन दोनों की सगाई होने वाली थी और उसके बाद जल्दी ही दोनों की शादी करने का इरादा भी था। धूमधाम से शादी की तैयारियां की जा रही थीं। जिस कदर खर्चा काजल करवा रही थी उसकी माँ तो सिर पकड़कर बैठ गई थी। बेटा कुछ तो ख्याल करो, तुम्हारी शादी के बाद जिंदगी खत्म नहीं होने वाली। मैं हूँ, तुम्हारे पापा हैं और फिर तुम्हारी बड़ी बहन भी तो है। लेकिन अगले ही पल वो तेज लहजे में कहने लगी, अच्छा उस पागल को कौन ब्याह कर ले जाएगा? आपकी अच्छी बेटी तो सिर्फ मैं ही हूँ और आप मेरी शादी पर ये सोचकर खर्च क्यों नहीं कर रही कि ये आपकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी खुशी होगी। उसकी माँ ये बात सुनकर खामोश हो चुकी थी। धीरे धीरे सगाई का दिन भी आ चुका था। तितली की तरह इधर उधर नीना उड़ती फिर रही थी। पिंक फ्रॉक में वो पिंक डॉल की तरह लग रही थी। सगाई में आए मेहमानों की नज़रें बार बार उसके ऊपर उठ रही थीं। जब हर्षित ने काजल को अंगूठी पहनाई तो अगले ही पल नीना भी जिद करने लगी, मम्मा जिस तरह हर्षित ने काजल को अंगूठी पहनाई है उसको बोलिए ना मेरी उंगली में भी अंगूठी पहनाए। ये सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन सगाई में आए मेहमान नीना की मानसिक हालत के बारे में जानते थे, इसीलिए किसी को ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। लेकिन काजल के माथे पर बल पड़ने लगे। वो अपनी माँ को आंखों से इशारा करने लगी कि नीना को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाएं। लेकिन नीना तो जाकर हर्षित के पास खड़ी हो चुकी थी और जिद करने लगी, नहीं मुझे भी वैसे ही सगाई करनी है जैसे काजल की कर रही हैं। आप हर्षित को बोलिए कि मुझे भी वैसे ही अंगूठी पहनाए। उसकी माँ तुरंत उसे वहाँ से हटाने लगी। बेटा ऐसा नहीं होता, काजल की सगाई है ना तो हर्षित काजल को ही अंगूठी पहनाएगा और फिर आपके लिए अंगूठी भी तो नहीं बनवाई ना। मैं जब आपके लिए अंगूठी बनवा दूँ तब आप भी अंगूठी पहन लेना। सगाई की ठीक है। उसकी माँ ने उसे मनाने की कोशिश की, मगर हर्षित ने मुस्कुराकर अपनी सास की ओर देखा और कहने लगा, अरे आंटी परेशान क्यों हो रही हैं, छोटी सी तो बात है, चलो आओ नीना मैं आपको भी अंगूठी पहना देता हूँ। उस वक्त नीना ने मुस्कुराकर अपनी उंगली से पहनी हुई अंगूठी उतारी और हर्षित की ओर बढ़ाई। सब लोगों की नज़रें उस ओर थीं। हर्षित ने भी मुस्कुराकर वो अंगूठी नीना की उंगली में पहना दी, जिस पर नीना खुशी से ताली बजाने लगी और हंसकर कहने लगी, मेरी भी सगाई हो गई जैसे काजल की हुई है। हंसते हंसते वो अगले ही पल हर्षित के सीने से लग गई और खुशी से ताली बजाती रही। सब लोग उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन काजल का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसी वक्त नीना का मुंह नोच ले। मेहमानों के सामने वो कुछ देर तक खड़ी रही। उसके बदलते हुए हाव भाव देखकर हर्षित कहने लगा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो, बच्ची ही तो है, क्या हो गया अगर दिल खुश कर दिया। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और मेरा भी फर्ज बनता है कि इस घर के हर सदस्य को खुश रखूं। मगर काजल मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी और कुछ देर बाद वहाँ से चली गई। जैसे ही मेहमान चले गए काजल गुस्से में आकर चिल्लाते हुए अपने कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी और कहने लगी, इस नीना की वजह से मेरी सगाई खराब हो गई। काश जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो मर ही जाती। काजल को आज से 5 साल पहले का वक्त याद आने लगा जब स्कूल से वापसी पर नीना का एक्सीडेंट हो गया था।
एक अमीरजादे ने अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मारी और फरार हो गया। उस एक्सीडेंट के बाद नीना के दिमाग पर गहरी चोटें आई थीं और वो महीनों कोमा की हालत में रही। डॉक्टरों का कहना था अगर होश ना आया तो वो जान से भी जा सकती है। बेहिसाब दुआओं और प्रार्थनाओं के बाद उसे होश तो आ गया, मगर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था और कभी कभी तो आधी रात को अचानक चिल्लाने और चीखने लगती थी। ऐसा नहीं था कि नीना के मानसिक संतुलन की खराबी के कारण काजल का रवैया उसके साथ ऐसा हो गया था। असल में तो वो शुरू से ही नीना से जलन रखती थी। पढ़ाई हो, कपड़ों का चुनाव हो या लोगों में तारीफें पाने का तरीका, हर मामले में नीना उससे बेहतर थी। वो सीधी सादी, सलीकेदार और शिष्ट लड़की थी जो न केवल पढ़ाई में टॉप करती थी बल्कि दूसरे कामों में भी सबकी तारीफ बटोरती थी। उसके माँ बाप और बाहर के लोग भी अक्सर काजल से कहते रहते, अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो। मगर काजल ने कभी नीना को महत्व नहीं दिया। मुंह से न सही, लेकिन दिल ही दिल में वो हमेशा अपनी बहन को कोसती रहती थी। शायद यही उसकी बद्दुआओं का परिणाम था कि आज नीना अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं रहा था, बल्कि दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ था, वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगी थी। कभी कभी आधी रात को यूं चीखने चिल्लाने लगती जैसे कोई उस पर हमला कर रहा हो। डॉक्टर्स का कहना था शायद बार बार उसे उस हादसे का दृश्य याद आता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। खैर, सगाई के 1 महीने बाद शादी भी तय हो गई थी। शादी की तैयारियां दोनों ओर से जोर शोर से चल रही थीं। इन तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही थी। वहीं जब हर मामले में हर्षित नीना को भी शामिल करने की कोशिश करता, जो भी तोहफा लाता उसमें नीना के लिए भी कुछ न कुछ जरूर होता, तो काजल अंदर ही अंदर जलने और कुढ़ने लगती थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर कहा, क्या हर्षित, तुम मेरे होने वाले पति हो या फिर नीना के? जब देखो तुम्हारे होठों पर नीना का ही नाम होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसे जलन होने लगी। वो आधी मानसिक रोगी होकर भी सबके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। कोई मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देता? हर्षित ने उसकी बात सुनकर कुछ परेशान होकर उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें न जाने ऐसा क्यों लगता है काजल, हर कोई नीना से हमदर्दी रखता है क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। उसे प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। लेकिन काजल जलकर बोली, बस बहुत हो गया। जो प्यार और अपनापन देना है वो मुझे दो। आगे के बाद मैं तुम्हें नीना के साथ घुलते मिलते नहीं देखूंगी। वो सीधा साधा लड़का था, कहने लगा, अच्छा बाबा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। शादी का दिन भी आ चुका था। दुल्हन बनी काजल बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे दुल्हन बना देख हाथ में टेडी बियर लिए नीना भी उसके पास आ गई थी। कितनी ही देर तक वो काजल को गौर से देखती रही। पिछली रात से उसे तेज बुखार था, अब भी वो दवा लेकर यहाँ पहुँची थी। अपनी बहन को दुल्हन बना देखकर उसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखों में चमक उतर आई। तुरंत मुस्कुराकर कहने लगी, मम्मी, मुझे भी ऐसे ही दुल्हन बनना है जैसे काजल बनी है। मुझे भी ऐसे गहने पहनने हैं। और ये कपड़े देखो, काजल कितनी प्यारी लग रही है। मैं पहनूंगी तो मैं भी उसकी तरह प्यारी लगूंगी, है ना? क्या मुझे भी हर्षित अपने साथ दुल्हन बनाकर ले जाएगा? ये शब्द अभी नीना के होठों से निकले ही थे कि एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। काजल इससे ज़्यादा कुछ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी, इसीलिए उसने गुस्से में आकर नीना के नाजुक से गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। जितनी पागल वो हर्षित के लिए थी, ये सुनकर उसके तन बदन में आग लग चुकी थी। पास खड़ी काजल की सहेलियां उसे हैरत से देखने लगीं। नीना ने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था जब वहाँ उसकी माँ भी आ गई। उसने कहा, बेटा, बड़ी बहन है तुम्हारी, उसका मानसिक संतुलन ऐसा है, अगर उसने कुछ कह भी दिया तो कौन सी कयामत आ गई। वो कौन सा तुम्हारे साथ जाने वाली थी। एक तरफ मानसिक संतुलन से बिगड़ी बेटी थी और दूसरी तरफ दुल्हन बनी बेटी। माँ बाप को समझ न आया कि वो किसे डांटें और किसे समझाएं, मगर काजल चिल्लाते हुए बोली, ले जाओ इसे, दूर कर दो मेरी नज़रों से। पता नहीं मनहूस पागल मेरी शादी के दिन आज क्या नया कांटा चुभाने आई है। बेहतर है जब तक मेरी और हर्षित की शादी न हो जाती आप इसे इस मंजर से दूर ही रखें। नीना रोती हुई कमरे में आ चुकी थी। वो इस कदर दुखी थी कि उसने नए कपड़े भी नहीं पहने थे। रोते हुए कहने लगी, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। काजल ने मुझे मारा, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। उसकी शादी में भी नहीं जाऊंगी, तब उसे पता लगेगा। आंखों के आंसू पोंछ कर वो अपने टेडी बियर से खेलने लगी। बाहर बारात आ चुकी थी। ढोल धमाकों की आवाज़ें आ रही थीं। खिड़की की ओट में छिपकर नीना सारा मंजर देख रही थी। वहीं दूसरी ओर कमरे की खिड़की से काजल भी धूमधाम से आती बारात को देख रही थी।
उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। जैसे ही बारात घर में घुसी, हर्षित के दोस्तों ने भंगड़े डालने शुरू कर दिए। आतिशबाजी भी की जाने लगी। तभी आतिशबाजी के दौरान जलता हुआ गोला आकर सीधा उस पर्दे पर गिरा जिसके पास नीना खड़ी थी। पहले तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आसपास क्या हो रहा है, मगर जैसे ही उसके आंचल में आग लगी, वो चिल्लाने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ और उठने वाला धुआं देखकर हर कोई उस तरफ देखने लगा। एक औरत ने घबराकर कहा, अरे ये तो दुल्हन का कमरा है। दुल्हन के कमरे में आग लग गई, भागो उसे बचाओ। हर्षित, जो आतिशबाजी देखने में व्यस्त था, ये सुनकर घबराया। उसने अपने सिर पर बंधा सेहरा एक तरफ फेंककर तुरंत कमरे की ओर दौड़ा। वो घर के रास्तों से वाकिफ था, इसलिए सीधा चलते हुए कमरे में जा पहुंचा। कमरे में हर तरफ धुआं फैल चुका था। रोने और जलने की आवाज़ें आ रही थीं। हर्षित ने तुरंत आगे बढ़कर एक नारी शरीर को उठा लिया और बाहर की ओर दौड़ा, मगर जब बाहर निकला तो उसकी गोद में काजल नहीं बल्कि नीना थी। उसे देखकर वो घबराया। नीना बेहोश थी। वो उसे जगाने लगा। दूसरी तरफ दुल्हन बनी काजल, जो चाहे दिखावे के लिए ही सही लेकिन अपनी बहन के लिए फिक्रमंद होना चाहिए थी, मगर जैसे ही उसने नीना को हर्षित की गोद में देखा, वो गुस्से से लाल हो गई और फौरन बोली, हर्षित छोड़ो उसे, पापा देख लेंगे, कुछ नहीं हुआ है उसे। मगर हर्षित ने गुस्से से कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा उसकी क्या हालत हो चुकी है? उसकी आंखें नहीं खुल रही, कहीं धुआं उसके फेफड़ों में न चला गया हो। इसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा है काजल, तुम अपनी सगी बहन से इस कदर नफरत कैसे कर सकती हो? आज पहली बार हर्षित का दिल काजल की तरफ से बुरा पड़ा था। उसे काजल से इस कदर बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। सब लोग ये मंजर हैरत से देख रहे थे। जैसे ही हर्षित नीना को गोद में उठाकर ले जाने लगा, काजल गुस्से से चीख पड़ी, रुक जाओ हर्षित, आज हमारी शादी है, तुम क्यों उसे इतनी अहमियत दे रहे हो? अगर तुमने नीना के साथ इस घर से कदम बाहर भी निकाला तो मैं समझूंगी तुम मेरे लिए मर गए हो। आज अगर तुम इसे हॉस्पिटल लेकर गए तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हर्षित एक पल को रुका, नीना को देखा, फिर काजल की ओर नज़र दौड़ाई। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो बोला, ये क्या बचपना है काजल, पागल मत बनो, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ये कहकर वो नीना को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया और पीछे खड़ी काजल गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गई। गाड़ी पूरी तेजी से अस्पताल की ओर भाग रही थी। अस्पताल पहुंचते ही नीना को इमरजेंसी में दाखिल करवाया गया। दूल्हे की कार अस्पताल के बाहर देखकर सब लोग हैरान थे। डॉक्टरों ने नीना का चेकअप किया और बताया कि घबराहट और डर की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। हाथ पर हल्की सी चोट भी थी जिस पर पट्टी कर दी गई। कुछ देर बाद नीना को होश आ गया, लेकिन दूसरी तरफ घर में काजल ने गुस्से से अपने जेवर और चूड़ियाँ उतार कर फेंक दी। वो कमरे में जाकर हर चीज़ उलट पुलट कर रही थी। उसकी माँ उसके पास थी, लेकिन उसके पापा उस समय अस्पताल में नीना के साथ थे। जैसे ही नीना होश में आई, उसके पापा और हर्षित उसे घर ले आए। मेहमान अब भी घर में मौजूद थे। जैसे ही हर्षित नीना को लेकर घर में दाखिल हुआ, काजल जोर से चिल्लाई, मैं तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करूँगी। जिसको अपनी बीवी से ज़्यादा पागल लड़की प्यारी हो, वो मेरे काबिल नहीं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो कर लो उसी से शादी। हर्षित, जो अब तक उसकी हर बात को नरमी से सुन रहा था, बहुत ही ठंडे अंदाज में बोला, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। मुझे लगा था तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, इसीलिए ऐसा रवैया अपना रही हो। लेकिन जिसे अपनी सगी बहन की जान की परवाह नहीं, वो मेरे माँ बाप या बहन के साथ क्या सलूक करेगी? कल को अगर मेरी माँ बीमार पड़ती है या मेरी बहन वैसी हो जाती है जैसी नीना की हालत है, तो क्या तुम मेरे परिवार के साथ भी यही सब कुछ करोगी? अच्छा हुआ वक्त रहते तुम्हारी हकीकत खुल गई। तुमसे लाख दर्जे बेहतर तो नीना है, और मैं इसी वक्त ऐलान करता हूँ कि मैं नीना को अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ से लेकर जाऊँगा। और काजल बस लाजवाब होकर रह चुकी थी। उसे तो लगा था हर्षित आकर उसके आगे झुक जाएगा, उसके पैरों में गिरेगा, मगर ये तो वो भूल ही चुकी थी कि वो हर्षित को पागलों की तरह चाहती थी, ना कि हर्षित उसके लिए दीवाना था। लाल आंचल नीना को उड़ा दिया गया था। वो खुशी से ताली बजा रही थी। साथ बैठे हर्षित को देखकर कहने लगी, मेरी शादी हो रही है, मैं दुल्हन बन रही हूँ। लेकिन हर्षित एकदम खामोश था। उसने जल्दबाजी में ये फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसने सही किया या गलत। उसने एक नज़र अपने साथ बैठी नीना को देखा और कितनी ही देर तक उसके मासूम से चेहरे को देखता रहा। पता नहीं क्यों दिल में एक सुकून सा उतरा था और अगले ही पल उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी।
काजल से शादी टूटने का दर्द उसे कहीं से कहीं तक महसूस नहीं हो रहा था। तो क्या वो काजल से कभी मोहब्बत करता ही नहीं था, या फिर काजल ने अपने गलत व्यवहार से अपनी मोहब्बत की परत खुद ही धुंधली कर दी थी। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद हर्षित उससे अपने साथ विदा कराकर घर ले आया था, और आने से पहले उसने उसके माँ बाप से वादा किया था कि फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को दिलो जान से ख्याल रखूंगा। हर्षित के माँ बाप और उसकी बहन उसके इस फैसले पर थोड़े बेचैन थे। एक मानसिक तंत्र से बिगड़ी लड़की भला उनके बेटे के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं होता। उन्हें तो अपने इकलौते बेटे से वारिस चाहिए था। वे अपने पोते पोतियों को जल्द से जल्द देखना चाहते थे, लेकिन बचकाना दिमाग रखने वाली नीना कहाँ उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकती थी। वो दुल्हन बनी उस वक्त कमरे में बैठी थी जब अपने माँ बाप को समझाने के बाद वो कमरे में आया था। यहाँ पर उसने कभी काजल के बारे में सोचा था, लेकिन काजल की जगह नीना को देखकर एक पल को वो गहरी सांस छोड़कर रह गया। लेकिन वो अपने अंदर एक संतोष महसूस कर रहा था। अब तक वो काजल के साथ रहता तो आया था, लेकिन एक सुकून और मोहब्बत की गहराई आज तक वो काजल को सोचकर नहीं महसूस कर पाया था, जो अपनाइयत और खुशी उसे नीना को देखकर हुई थी, वो काजल के लिए कभी भी नहीं हुई थी। वो चलता हुआ उसके पास आया जो घूंघट ओढ़े बैठी थी। अगले ही पल उसने अपने हाथों से खुद ही घूंघट उठा दिया और हंसकर कहने लगी, लाइए, दीजिए मेरी मुँह दिखाई। क्या लाए हैं आप मेरे लिए? मुझे पता है शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन को बहुत अच्छा सा तोहफा देता है। उसकी बात पर वो मुस्कुराया और अगले ही पल उसके नाजुक से हाथ को पकड़ लिया। फिर अपनी जेब से खूबसूरत सी अंगूठी निकालकर उसके हाथ में पहनाने लगा, जो वो काजल के लिए लेकर आया था। एक नज़र देखने के बाद वो कहने लगी, ये क्या? मुझे तो लगा था आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर ढेर सारी चॉकलेट्स लाएंगे, मगर ये क्या? अब भला इस अंगूठी का मैं क्या करूं? मुझे तो बस अभी के अभी पिज़्ज़ा खाना है, वो भी बाहर जाकर। आइसक्रीम भी खानी है। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी थी, और हर्षित तो जैसे खुद से वादा कर चुका था कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। हमारी दुल्हन को जो जो खाना है वो बाहर जाकर खा सकती है, खुली इजाज़त है। वो उसके कान में पड़े झुमके से खेलता हुआ धीरे से बोला था। कान के झुमके से होती हुई उसकी उंगलियां नीना की गर्दन को टच कर गई थीं, और पता नहीं क्यों नीना थोड़ा सा सिमट गई थी और हर्षित से थोड़ा सा पीछे हट गई। उसकी शर्म को महसूस करके हर्षित धीरे से मुस्कुराया था। उसने उसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहा और नॉर्मल से कपड़े पहनाकर वो उसे अपने साथ बाहर ले आया। शायद वे एकमात्र दूल्हा दुल्हन थे जो सुहागरात को सुहागरात मनाने की बजाय लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए थे। आइसक्रीम खा रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे। आधी रात गुजर चुकी थी जब भी दोनों घर लौटे। थकी हारी नीना बेड पर लेटी तो फौरन कहने लगी, लेकिन हर्षित जी, इतनी रात हो गई और मुझे तो अपने घर होना चाहिए था, अपने मम्मी पापा के पास। मगर हर्षित ने प्यार से वादा किया, हम कल जरूर चलेंगे, अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और नीना भी खुशी खुशी अपना तकिया सेट करके उसके साथ ही सोने के लिए लेट चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हर्षित को अपनी पीठ के बेहद करीब किसी का नरम एहसास महसूस हुआ था। जब उसने पलटकर नीना की ओर देखा, जो सोते हुए उसके बेहद करीब आ चुकी थी। वो जवानी से भरपूर और बेहद खूबसूरत थी। चेहरे के खूबसूरत नए नक्श हर्षित बिना सोचे समझे उसके होंठों को अपनी उंगलियों से छूकर महसूस करने लगा। खुले गले की गुलाबी नाइटी से उसकी खूबसूरती बाहर झलक रही थी। वो अपने जज्बात को रोक कर रखना चाहता था, लेकिन नीना की खूबसूरती को देखकर वो खुद पर काबू न रख सका। उसने नीना को अपनी बाहों में समेटा और अगले ही पल अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख दिया। वो उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा रहा था कि अचानक नीना की आंख खुल गई। अतीत के कुछ खौफनाक मंजर उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई, शरीर को झटके लगने लगे। वो चिल्लाकर कहने लगी, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, पापा मुझे बचाओ, मुझे इससे बचाओ। फौरन नीना से वो दूर हट गया था। कहने लगा, नीना प्लीज शोर मत मचाओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन नीना लगातार चीखे जा रही थी। चीखते चीखते उसके नाक और कानों से खून बहने लगा। नीना की हालत देखकर हर्षित बुरी तरह परेशान हुआ था। वो बुरी तरह डर चुका था। उसका दिल अनजाने डर से धड़क उठा। नीना को कहीं कुछ हो न जाए, ये सोचकर ही हर्षित का दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। कुछ ही घंटे में नीना उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी और उसे एहसास ही नहीं हुआ था। नीना की तकलीफ उसे अंदर तक महसूस हो रही थी। वो बेहोश हो चुकी थी। घर के सब लोग जाग गए थे। जब एक बार फिर नीना को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया।
उनका कहना था कि नीना के दिमाग की नसें प्रभावित हो चुकी हैं। इन्हें क्या हुआ है हम कुछ नहीं कह सकते, होश में आएंगी तभी कुछ पता चलेगा। 3 दिन तक नीना बेहोश रही। काजल तो उसे जी भरकर बद्दुआएं दे रही थी। अच्छा है कभी होश में ना आए, बेहोशी में ही इस दुनिया से चली जाए। मगर पहली बार उसकी माँ ने उसे जोर का थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को और बद्दुआ दी। तुम्हारी बद्दुआएं बचपन से लेकर आज तक उसे लगती आई हैं और वो आज इस नोक तक पहुंची है। अच्छी खासी सुनाकर वो भी अस्पताल आ गई थी। 3 दिन बाद जब नीना को होश आया तो वो बिल्कुल ही बदली हुई थी। रोते हुए अपने मम्मी पापा के गले लग गई। पूरी जिंदगी जैसे एक फिल्म की तरह उसके सामने चलने लगी थी। रोते हुए कहने लगी, उस दिन सिर्फ मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ मैं घर आ रही थी उसने मेरे साथ ज्यादती की थी और फिर इस्तेमाल किए गए सामान की तरह सड़क पर फेंक कर चला गया। वो मुझे मारना चाहता था, इसलिए मेरे सिर पर पत्थर मारा। उसे लगा शायद मैं मर चुकी हूँ, मगर मैं जिंदा थी। ये सब सुनकर हर्षित का खून खौल उठा। नीना की याददाश्त वापस आ चुकी थी। उसने पुलिस की मदद ली, हर संभव कोशिश की और फिर 3 महीने की अथक मेहनत के बाद उस ड्राइवर तक पहुंच गया था जिसने नीना के साथ जुल्म किया था। हर्षित ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि नीना खुद समझ नहीं पा रही थी वो हर्षित के साथ कैसा व्यवहार करे। वो उसकी बीवी तो थी, मगर अब जबकि उसे सब कुछ याद आ चुका था तो वो अपने इस रिश्ते को लेकर बुरी तरह उलझन का शिकार थी। हर्षित पूरे 2 दिन से कमरे में भी नहीं आया था और नीना का दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा था। मैं भी पागल हूँ जो हर्षित की राह तकती हूँ। वो कैसे मुझ जैसी दागदार लड़की को अपना सकता है। और एक दिन हिचकिचाते हुए कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। कोई भी शरीफ आदमी मेरे जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रखेगा जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ हो। वो पलके झुकाए आंखों में उमड़ने वाले आंसू अंदर ही अंदर रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर हर्षित ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया और उसे अपने सीने से लगाकर कहने लगा, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जो कुछ हुआ उस वक्त तुम्हारा बचपना था और वैसे भी उस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ सो हुआ, मगर फिर कभी मैं तुम्हारे होठों से अतीत की कोई बात नहीं सुनूंगा, बल्कि इन होठों से सिर्फ अपने लिए प्यार की बात सुनूंगा। बोलते हुए उसने नीना के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था और आगे बढ़ते हुए उसकी पलकों के आंसू अपने होठों से चूम लिए और फिर धीरे से उसके होठों पर झुकता हुआ अपने प्यार का स्पर्श उसके नरम नाजुक होठों पर छोड़ने लगा। और जब हर्षित नीना को बेड पर लेकर आया तो नीना ने खुशी से अपना आप हर्षित के हवाले कर दिया था। नीना और हर्षित की ज़िंदगी में जैसे खुशियाँ लौट आई थीं। धीरे धीरे मोहब्बत भी बढ़ने लगी थी और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे। इस पूरी कहानी में अगर नुकसान हुआ था तो सिर्फ काजल का, जो अब रोती थी, अपने बाल नोचती थी। बिना नींद की गोलियां खाए उसे नींद नहीं आती थी। चीख चीख कर कहती, ये सब मैंने क्या कर दिया। मगर शायद अब उसकी ज़िंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा था। मोहब्बत तो विश्वास की डोर पर टिका हुआ एक नाजुक सा रिश्ता होता है। अगर विश्वास की डोर कच्ची है तो इस नाजुक से रिश्ते को टूटने से कोई बचा नहीं सकता, और अगर विश्वास की डोर पक्की है तो इस रिश्ते से मजबूत कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता। काजल की विश्वास की डोर कच्ची थी। उसे अपनी मोहब्बत पर विश्वास नहीं था, हर्षित पर विश्वास नहीं था, और इसीलिए वो अपनी मोहब्बत से हाथ धो बैठी और अब जिंदगी भर उसे इस दर्द को सहना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।